Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में, है ना। और ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर होगा ये, बेसिकली ख़त्म हो जाएगा इसमें अपना ज्योग्राफी का भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन अम्फान की बात करते हैं। तो साइक्लोन अम्फान लास्ट ईयर आया था, इसको IMD ने जो है सुपर साइक्लोन डिक्लेयर किया था। तो सुपर साइक्लोन ये दूसरा सुपर साइक्लोन है जो कि डिक्लेयर हुआ है आफ्टर 1999, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में ये दूसरा सुपर साइक्लोन आया है आफ्टर 1999। तो IMD सुपर साइक्लोन कब डिक्लेयर करता है? जब साइक्लोन का स्पीड जो है वो 222 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो, तब उसको हम सुपर साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? जो ट्रॉपिकल रीजन्स में ओरिजिनेट होते हैं, ना। तो ये अपना इक्वेटर है, तो जो यहाँ ओरिजिनेट होते हैं बेसिकली नॉट इक्वेटर के पास, मतलब इक्वेटर पे तो ओरिजिनेट ही नहीं होता क्योंकि कोरिलेस फोर्स नहीं होता है। जो ट्रॉपिकल रीजन्स में ओरिजिनेट होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। क्यों लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन? ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। वॉयलेंट विंड्स होती हैं, हैवी रेनफॉल होती है, स्टॉर्म सर्ज होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भाई देखो, यहाँ पे टेम्परेचर जो इक्वेटोरियल रीजन जो होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, वहाँ पे सनलाइट सबसे ज़्यादा होती है ना। तो टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आइडियल टेम्परेचर होता है साइक्लोन्स के फॉर्म होने के लिए। तो साइक्लोन्स के अभी हम आगे देखेंगे साइक्लोन के फॉर्म होने के लिए कंडीशंस क्या है, तब डिस्कस करेंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि जो इक्वेटर से यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, तो ये इसका जो रोटेशन होता है, जो साइक्लोन का रोटेशन होता है, आपने देखा होगा ना, ऐसे घूमता रहता है। ऊपर से देखो तो ऐसे घूमेगा। तो वो जो रोटेशन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, ये कैसे डिटरमाइन होगा? ये बेसिकली डिटरमाइन होता है, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। मतलब कि देखो रोटेशन कैसे बताते हैं, ये हाई प्रेशर है, ठीक है। लेट से होता कैसे है, मूव कैसे करती हैं? हाई प्रेशर ये है, लो प्रेशर ये है, ठीक है। तो क्या होता है कि हाई प्रेशर में जो हमेशा जो विंड होती है वो हाई से लो जाती है, ठीक है। हाई से लो जब विंड जाती है तो इसमें से ना ऐसे जाती है विंड, ठीक है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है और ऐसे इस टाइप से जाती है विंड। और इसमें आती है जब लो प्रेशर में आती है तो इस टाइप से आती है, ठीक है, ऐसे ऐसे घुसती है अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, अब आप देखो, अब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हो, अब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो और हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर जाती है तो डिफ्लेक्ट हो जाती है इस टाइप से, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, जो रोटेशन होता है वो ऐसे होता है, ऐसे 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 और ऐसे। ये रोटेशन जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज। यहाँ पे मिरर लगा दो तो आपको सदर्न हेमिस्फीयर का मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनका मूवमेंट जो होता है, जो स्पायरल मूवमेंट होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं अरेबियन सी के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में एवरेज सी टेम्परेचर जो होता है, जो सी का सरफेस टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है ना। वर्टिकल शेयर कम होता है विंड्स में, है ना। उसके बाद मॉइस्चर, इनफ मॉइस्चर होता है कि वो सस्टेन कर पाती हैं अपना जो रोटेशन होता है वो इनफ होता है कि वो सस्टेन कर पाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं। तो पहली कंडीशन है कि सी सरफेस टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। तो वार्म सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा है कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। क्या काम है कोरियोलिस फोर्स का? बेसिकली ये जो घूमता है ना, ये घूमता कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो ये कोरियोलिस फोर्स ही इसको रोटेट करता है डिफ्लेक्ट करके, ठीक है। तो इस वो हो गया। दूसरा है स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विंड की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होगी तो ये रोटेट ही नहीं कर पाएगा ऐसे, ठीक है, कहीं और चली जाएगी विंड। तो वर्टिकल विंड स्पीड जो होनी चाहिए वो उसमें वेरिएशन कम होना चाहिए, कम ही होनी चाहिए। उसके बाद मेजर क्राइटेरिया क्या है, लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, है ना। लो प्रेशर एरिया होगा तभी जो है ये एयर ऊपर जाएगी और फिर ये हाई टू लो इस टाइप से सिस्टम बनेगा, है ना। हमने अपने ज्योग्राफी का जो फंडामेंटल और फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स है उसमें बहुत ही अच्छे से ये साइक्लोन का फॉर्मेशन समझाया हुआ है, कृपया जाके वहाँ उसको देख लें, ठीक है।
उसके बाद एक आखिरी कंडीशन क्या है, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। आधी जनता को तो पता नहीं होता इसका मतलब क्या है। अपर डाइवर्जेंस ऐसे याद कर लेते हैं, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, हाँ ये कंडीशन आएगी तो मार देंगे। अपर डाइवर्जेंस भाई क्या होता है, क्या अपर डाइवर्जेंस? अपर डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि भाई जैसे विंड ऊपर जा रही है ना, तो विंड ऊपर जा रही है तो ऐसे आप देखोगे कि अब जैसे आप कभी साइक्लोन को देखोगे ना तो इस टाइप का होता है, कोन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ऊपर जाओगे तो ऐसे ज़्यादा वाइड होता है, नीचे कम होता है ना। तो ये क्यों हो रहा है ऊपर वाइड? क्योंकि एयर जो है वो डाइवर्स कर रही है, एयर डाइवर्स कर रही है, बट कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, ये घूम जाती है ऐसे। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होता कि ऐसे जाके कन्वर्ट करिए, ऐसे जाके कन्वर्ट करेगी तो लो प्रेशर फिल हो जाएगा, है ना। अगर लो प्रेशर बीच में रहता है ना, अगर ऐसे जाके कन्वर्ट कर गई तो लो प्रेशर फिल हो जाएगा। तो कन्वर्ज नहीं करना होता है, डाइवर्ज होनी चाहिए, ये डाइवर्ज होनी चाहिए, तभी जाके ये ऐसे गोला बनाएगी। समझ में आ रहा है? तभी जाके ये रोटेट करेगी और यहाँ पे लो प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो इसीलिए ये अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम होना चाहिए, डाइवर्ज करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आपको समझ में आ गए। लार्ज सी टेम्परेचर होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स का कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर क्यों होना चाहिए? लार्ज ज़्यादा वार्म टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, वार्म टेम्परेचर होगा तो एयर उसके ऊपर वार्म हो जाएगी, एयर उसके ऊपर वार्म हो जाएगी तो राइस करेगी, और हॉट एयर जब राइस करती है तो यहाँ पे क्या क्रिएट करती है, लो प्रेशर क्रिएट करती है ना। सब समझाया हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी कोर्स में, देख लेना एक बार, ठीक है। तो लो प्रेशर क्रिएट करती है, उस वजह से ये साइक्लोन बनता है। साइक्लोन के लिए मेजर कंडीशन है लो प्रेशर एरिया तो होना ही चाहिए, बिना लो प्रेशर के कभी साइक्लोन बनता ही नहीं है। तभी तो हम बोलते हैं कि इक्वेटर पे, सिंस इक्वेटर पे नहीं, तभी एक्चुअली इक्वेटर पे क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है, सॉरी, इक्वेटर पे क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है, उस वजह से यहाँ पे साइक्लोन नहीं बनते, ये भी याद रखना। इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है, वहाँ पे साइक्लोन नहीं बनते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स, लो प्रेशर एरिया, हाई टेम्परेचर, वर्टिकल विंड स्पीड जो है वो कम होनी चाहिए, मतलब वेरिएशन कम होना चाहिए, और डाइवर्ज करनी चाहिए ऊपर जाके, ठीक है। ये हो गए फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन के क्या बोलते हैं, कंडीशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बॉबल एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। बॉबल क्या है? बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट। क्या है इसमें बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट में? सबसे पहली बात तो इसको फंड किसने किया है? इसको फंड किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च काउंसिल ऑफ यूके। इसमें बेसिकली ये क्या करेगा, इसमें बेसिकली इम्पैक्ट बताएगा कि जो ओशन टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, करेंट्स है, उसका बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल के मानसून पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना। तो बेसिकली जो बे ऑफ बंगाल है अपना, है ना, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, उसके ओशन के टेम्परेचर से, सैलिनिटी से और करंट से मानसून पे, इंडियन मानसून पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, वो ये एक्सपेरिमेंट बताएगा। बस यही है, अब ये याद रखना है आपको कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और ये क्या बोलते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिजिटल ओशन की बात करते हैं। क्या है ये डिजिटल ओशन, किसका है? देखो, ओशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ना, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ही होता है, ये ध्यान रखना। तो ये डिजिटल है, डिजिटल मतलब एक प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म है, और ओशन से रिलेटेड कोई प्लेटफॉर्म होगा तो भाई क्या ही करेगा, ओशन से रिलेटेड क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ऐसे ही कुछ होगा, है ना। तो बस ऐसे ही कुछ है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च किया है डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म। क्या प्रोवाइड करेगा? ये एक डेटा प्लेटफॉर्म है, इसमें ओशन का डेटा होगा, उससे रिलेटेड सारी सर्विसेज को आपको उस ऐप में मिल जाएगा, उसे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। किसने डेवलप किया है? ये इनक्वाइस ने डेवलप किया है। इनक्वाइस क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज किसके अंडर आता है? सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि डिजिटल ओशन किसने डेवलप किया है? इनक्वाइस ने, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एंड किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और सीबेट 2030 प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो ये सीबेट जो प्रोजेक्ट है, ये किसने लॉन्च किया? निपन फाउंडेशन है जापान की, है ना, निपन फाउंडेशन जापान की, और जनरल बेथीमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशंस इन्होंने मिलके लॉन्च किया है। अब ये बेथीमेट्री क्या होती है? व्हाट इज़ बेथीमेट्री? बेथीमेट्री इज़ बेसिकली आप क्या करते हो बेथीमेट्री में, जो ओशन की सरफेस होती है ना, उसको पूरा मैप करते हो कि भाई उसका डेप्थ कितना है, शेप कैसी है, माउंटेन्स कहाँ कहाँ पर हैं, और जो सी माउंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, ये सब आप मैप करते हो, उसको हम बोलते हैं बेथीमेट्री, ठीक है। तो अब नाम में देखो क्या है, सी बेड, मतलब जो सी बेड मतलब जो सी का फ्लोर है उसी को तो बेड बोलते हैं। तो सी के बेड को बेसिकली मैप करने का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो बेथीमेट्री भी इन्वॉल्व है, जनरल बेथीमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशंस ये भी इन्वॉल्व है, और निपन फाउंडेशन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जितना भी बेथीमेट्रिक डेटा होगा, है ना, उसको हम साथ में लाएंगे और इसमें हम एक मैप बनाएंगे बेसिकली सी बेड का, ठीक है। तो हम इसको कब तक करेंगे? 2030 तक करेंगे, और सबको हम ये दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर देंगे। बेथीमेट्री इज अ मेजरमेंट ऑफ शेप एंड डेप्थ ऑफ द ओशन फ्लोर, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था ये सीबेट प्रोजेक्ट? यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है।
और ये किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है? SDG 14। SDG क्या बोलता है कि हम कंजर्व करेंगे अपने ओशियन और मरीन लाइफ को और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करेंगे, ठीक है। ये बोलता है SDG 14। समझ में आ गया क्या करता है? कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी यूज ओशियन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज। उसके बाद आगे बात करते हैं साउथ अटलांटिक एनोमली की। साउथ अटलांटिक एनोमली, एनोमली मतलब कुछ अलग है, मतलब जो जनरल है उससे कुछ अलग है, जो जनरलाइज नॉर्म है उससे जब डिफरेंस आता है तो उसको हम बोलते हैं एनोमली। अब अटलांटिक एनोमली क्या होता है इसमें? बेसिकली देखो, अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे शील्ड है मैग्नेटिक का, जो हमें क्या करता है, अब यहाँ पे सन है ना, सन अपनी सोलर रेज और सोलर पार्टिकल्स लाता है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इन सोलर पार्टिकल से अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। तभी तो आप देखो, जो ये नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं, जो ये वहाँ पे नॉर्वे वगैरह में दिखती हैं नॉर्दर्न लाइट्स, ये नॉर्दर्न लाइट्स क्यों दिखती हैं? क्योंकि ये जब जो ये सोलर पार्टिकल्स हैं, ये जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करते हैं तो वो ऐसे ग्रीन टाइप की लाइट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। तो बेसिकली कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है कि अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है जो हमको सोलर पार्टिकल से जो है प्रोटेक्ट करती है। अब क्या होता है, साउथ अटलांटिक जो है, ये साउथ अटलांटिक जो है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो शील्ड है ना, ये जो शील्ड है वो बहुत ही थिन हो जाती है। तो क्या होता है, ये जो सोलर पार्टिकल्स हैं ये अर्थ की सरफेस से बहुत क्लोज आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं साउथ अटलांटिक एनोमली। समझ में आ गया? इट इज़ अ डेंट इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अनयूजुअली वीक स्पॉट, एक वीक स्पॉट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं सन के, वो बहुत ही क्लोज आ जाते हैं अर्थ की सरफेस के, नॉर्मल के कंपैरिजन में बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, है ना। ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका के आसपास एंड सदर्न अटलांटिक ओशन। तो बेसिकली यहीं पे जो ये अर्थ है तो आपका इधर कहीं है ना अमेरिका, और इधर आपका अंटार्कटिका है, तो इधर कहीं देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे ऊपर जाओगे ना तो यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है अपना साउथ अटलांटिक एनोमली। अब अगला आते हैं माउंट एवरेस्ट, जो है उसकी हाइट बढ़ गई है, वो नई हाइट आ गई है उसकी, ठीक है। तो क्यों? अब इसमें देखने वाली बात क्या है, ये थोड़ी पूछेगा कितनी हाइट है, ये पूछेगा कि जो अपने हिमालयाज़ हैं, जो अपने ट्रांस हिमालयाज़ हैं, वो कैसे बने। तो हिमालयाज़ कैसे बने कि भाई इंडियन प्लेट जो है ना, इंडियन प्लेट जो है वो अपनी इंडियन प्लेट कोलाइड करी किससे? यूरेशियन प्लेट से, है ना। इंडियन प्लेट कोलाइड करी यूरेशियन प्लेट से, है ना। तो जब ये दोनों प्लेट कोलाइड करी, ऐसे था ये प्लेट, ऐसे था ये प्लेट, तो जब ये दोनों प्लेट आपस में आके कोलाइड करी तो ये जो बीच वाला पार्ट है वो ऊपर उड़ गया एज अ माउंटेन, तो उसी से ही माउंट एवरेस्ट भी बना है। और पहले इसके यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 33 सी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब जब इनिशियली जो क्या बोलते हैं, कौन सी थ्योरी है वो, ड्रिफ्ट थ्योरी, उसमें क्या बोला कि एक पैंजिया था, है ना। तो शुरुआत में एक पैंजिया था जिसको हमने सुपर अर्थ बोला था, और एक पैंथलासा था, है ना। पैंथलासा वॉज अ सुपर ओशियन। फिर क्या हुआ कि ये पैंजिया स्प्लिट हो गया दो में, लॉरेशिया और गोंडवाना में, है ना। यही तो बोलती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, लॉरेशिया और गोंडवाना में। फिर ये गोंडवाना आपस में सेपरेट हुआ, तो जब ये सेपरेट हुआ गोंडवाना वाला, तो जो इंडिया है दैट वाज अ पार्ट ऑफ, ये अफ्रीका का पार्ट था, तो ये इससे सेपरेट होना स्टार्ट हुआ, और फिर ये नॉर्थ में मूव करना स्टार्ट हुआ, है ना। ये नॉर्थ में मूव करना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे जो बीच में सी था दैट वाज तैथीस सी, उसका नाम क्या था, ये ध्यान रखना, उसका नाम क्या था, तैथीस सी, ठीक है। और यहाँ पे था अपनी यूरेशिया, अपना यहाँ पे था यूरेशिया। तो ये जब भी यहाँ पे जाके इससे टकराया, जब यहाँ से टकराया तो माउंटेन्स अपने बन गए, ठीक है। तो वहाँ से अपने माउंट एवरेस्ट बना है, ठीक है। ये आप याद रखें। उसके बाद आगे बात करते हैं अमेरी आइस शेल्फ की बात करते हैं। क्या है अमेरी आइस शेल्फ? इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ड्रेनेज बेसिन। कहाँ पे है ये? अंटार्कटिका में। बस यही याद रखना है, ईस्ट कोस्ट के अंटार्कटिका में। उसके बाद NCPOR क्या है? NCPOR ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है ना, गोवा में है लोकेटेड। R&D इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली पोलर और सदर्न ओशन के रेंज को स्टडी करता है, ठीक है। उस वहाँ पे रिसर्च एक्टिविटी कैरी करता है। फिर आगे आते हैं डैमर भाषा डैम। डैमर भाषा डैम क्या है? चाइना और पाकिस्तान मिलकर ये डैम बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? इंडस रिवर पे बना रहे हैं, है ना। कौन सा रीजन का नाम क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में ये डैमर भाषा डैम बन रहा है। कितना कैपेसिटी का है? 4,500 मेगावाट का है। फिर आगे बढ़ते हैं, माउंट सिनाबॉग की बात करते हैं। माउंट सिनाबॉग क्या है? एक स्ट्रैटोवोल्केनो है। कहाँ पर है सिनाबॉग? स्ट्रैटोवोल्केनो है इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में आपको ये माउंट सिनाबॉग मिल जाएगा। उसके बाद क्या न्यूज़ में था? कोरल ट्राइंगल्स। तो कोरल ट्राइंगल्स क्या है? आपके ये जो फिलिपींस वाला पार्ट है ना, इधर वाला पार्ट, इधर वाले ट्राइंगल बनता है जिसमें फिलिपींस आता है, इधर लाओस आता है, ठीक है। उसके बाद आपका इधर आता है तिमोर लेस्टे, है ना, तिमोर लेस्टे। फिर यहाँ पे मलेशिया भी आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पापा न्यू गिनी आता है, ठीक है। उसके बाद इधर सोलोमन आइलैंड्स आ जाते हैं,
तो ये सब मिलके बनाते हैं क्या, ये सब मिलके बनाते हैं कोरल ट्राइंगल। तो इट इज़ बेसिकली बहुत ही रिच होता है ये मरीन डाइवर्सिटी में, है ना, बहुत सारे स्पीशीज़ मिलते हैं यहाँ। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मिलता है। कौन कौन से कंट्रीज़ के वाटर इंक्लूड होते हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापा न्यू गिनिया, तिमोर लेस्टे और सोलोमन आइलैंड्स, ठीक है। 600 डिफरेंट स्पीशीज़ आपको यहाँ मिल जाएंगे रीफ के, है ना। इट इज़ वन ऑफ द 3 मेगा इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑन अर्थ टुगेदर विद कॉन्गो बेसिन एंड अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। तो पहले दो कौन से हैं? कॉन्गो बेसिन और अमेजॉन रेन फॉरेस्ट पहले दो हैं, और तीसरा कौन सा है? ये कोरल ट्राइंगल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ग्रैंड इथोपियन रेनासॉर डैम की बात करते हैं, रेनाइसेंस डैम की बात करते हैं। ये बेसिकली इथोपिया में नील रिवर पे ऊपर है, सॉरी ब्लू नील रिवर के ऊपर है ये, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इजिप्ट और इथोपिया के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अगर ये कंप्लीट हो गया GERD तो ये बेसिकली अफ्रीका का लार्जेस्ट डैम होगा, है ना। अब इजिप्ट इससे इसलिए लड़ रहा है, बोल रहा है भाई मेरे को नील का रिवर पानी नहीं मिलेगा, है ना, हमारा कैसे पानी का वो कम वो हो जाएगा, तो इस वजह से इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, मारियाना ट्रेंच की बात करते हैं। ये क्या है? मारियाना ट्रेंच डीपेस्ट पार्ट है ओशन का, डीपेस्ट पार्ट है वर्ल्ड का, है ना, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन बेसिकली, है ना, डीपेस्ट लोकेशन है अर्थ में। अब इसमें मारियाना ट्रेंच में ही एक पॉइंट है चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप जो है वो डीपेस्ट नोन स्पॉट है कहाँ पे? वर्ल्ड ओशन में, ठीक है। ये कहाँ पे है मारियाना ट्रेंच? वेस्टर्न पैसिफिक ईस्ट में, आपके फिलीपींस यहाँ पे है ना, यहाँ पे फिलीपींस है, तो इधर है मारियाना ट्रेंच, ठीक है। वेस्टर्न पैसिफिक, ये पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे बेसिकली फिलीपींस के ईस्टर्न साइड पे है मारियाना ट्रेंच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट स्लाइड बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट के मैप का, काफ़ी न्यूज़ में रहता है तो बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख लो कि ये है सिनाई प्लेट्यू, जहाँ है इजिप्ट। तो सिनाई बेसिकली जो अफ्रीकन पार्ट है उसको मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करता है, ठीक है, एशिया वाले पार्ट से बेसिकली कनेक्ट करता है कौन सा? सिनाई प्लेट्यू। अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है ये पूरा रीजन जिसमें इजराइल है ना, इजराइल है, इधर है इजराइल, ठीक है। ये है जॉर्डन, ये है मेडिटेरियन सी अपना, है ना, मेडिटेरियन सी को टच करने वाला गाज़ा स्ट्रिप भी इसको टच करता है। ये है इजराइल, ये है वेस्ट बैंक, ठीक है, ये वेस्ट बैंक है, दिख रहा है ना वेस्ट बैंक, ये है ना। ये पूरा जॉर्डन है यहाँ से लेकर, ठीक है, ये जॉर्डन है, ये वेस्ट बैंक है। और ये जो सी देख रहे हो आप, दिस इज़ कॉल्ड डेड सी, है ना, दिस इज़ द डेड सी, ठीक है, दिस इज़ डेड सी। उसके बाद ऊपर जाओगे आप थोड़ा तो आपको ये मिलेगा गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स इज़ बिटवीन इसराइल एंड सीरिया। इसमें डिस्प्यूट चलता रहता है, पहले इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया, पहले सीरिया ने कर लिया था, फिर इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया, है ना, 3 दिन की वॉर में। तो ये सब चलता रहता है यहाँ पे। और ये जो ये जो वाटर बॉडी देख रहे हो आप, ये वाली, दिस इज़ कॉल्ड सी ऑफ गैलीली, दिस इज़ कॉल्ड सी ऑफ गैलीली, ध्यान रखना, दिस इज़ कॉल्ड सी ऑफ गैलीली। और ये जो ऊपर वाली दिख रही है ये चीज़, दिस इज़ लेबनन, ठीक है, दिस इज़ लेबनन। तो एक बार और अच्छे से जाके आप पूरा मिडिल ईस्ट का अपने एटलस से पढ़ लेना, मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है ना। तो बस ये यहाँ पे अपना जो है वो ज्योग्राफी का भी ख़त्म होता है। तो बेसिकली हमने इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का पूरा ख़त्म कर दिया है ना। अगले लेक्चर में देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट और स्टार्ट करेंगे, आर्ट एंड कल्चर, या फिर अपन वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, देखते हैं, है ना। बाकी आगे भी आएंगे लेक्चर्स, तो देखते रहिए, इसको रिवाइज करते रहिए, है ना, और पढ़ते रहिए एज़ यूजुअल। जैसे मैं बोलता हूँ, हार्डवर्क करते रहिए, प्रीलिम्स आने वाला है ना। ऑल्दो आपके ये इंटरव्यू जो हैं UPSC के इंटरव्यू वो पोस्टपोन हो गए हैं, बट ऐसा मत समझिए कि प्रीलिम्स भी पोस्टपोन होगा। पढ़ते रहिए आप, 27 जून की डेट के हिसाब से ही आप पढ़ते रहिए, पूरी जी जान लगा दीजिए, है ना। अगर हो गया पोस्टपोन तो अच्छी बात है भाई, अपन और पढ़ लेंगे इसमें, है ना। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।